बिहार बोर्ड के 10th क्लास के छात्र एवं छात्रा हो। आप लोगों के लिए कल मैंने एक वीडियो लेकर आया था जिसमें विषय वस्तु सोशल साइंस के विषय वस्तु पर चर्चा किए थे। आज मैं इसी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के ही अंतर्गत आप लोगों को हिस्ट्री इतिहास का विषय लेकर आया हूँ इस चैनल पर। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ इकाई 1। ये है इकाई 1। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को हम लोग को पढ़ना है। ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद है यानी कि यूरोप एक महादेश है। इस महादेश में जितने सभी देश हैं उन्हीं सभी देशों के बारे में पढ़ना है राष्ट्रवाद के अंदर। ये जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, ये सब्जेक्टिव प्रश्न है। मेजनी कौन था, मेटरनिक युग क्या है, गैरिबल्डी के कार्यों की चर्चा करें, ऐसे ऐसे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें, जुलाई 1837 की क्रांति का वर्णन करें। ऐसे बहुत से प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, लघु दीर्घ। तो उसको भी बारी बारी से मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया हूँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यहाँ पर देखिए, 1 नंबर सवाल है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। सवाल क्या था, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इटली और जर्मनी जो देश है ये बहुत से हमारे एशिया महादेश, यूरोपीय महादेश, दक्षिण अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सब क्या है, महादेश है। लेकिन इसमें से यूरोपीय, देखिए चैप्टर का नाम ही है यूरोप, यानी यूरोपीय महादेश के अंतर्गत ये आते हैं। तो यहाँ पर होगा आंसर इसका यूरोप। ठीक है, विकल्प उसमें दिया है, 4 विकल्प दिया है, लेकिन 4 विकल्प में से एक ही विकल्प होगा। जो आंसर होगा वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी एक फ्रांस देश का नाम है। फ्रांस में, सवाल को समझना है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना, मतलब कौन ऐसा शासक था, कौन ऐसा राजा था जिसका पुनर्स्थापना हुआ, कौन सम्मेलन किसके द्वारा, तो वियना कांग्रेस द्वारा। तो वो था बुर्बो वंश की, वो है बुर्बो वंश। बुर्बो वंश की स्थापना हुआ था वियना कांग्रेस द्वारा। अब यहाँ पर तीसरा सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। देखिए, मेजनी की बात आती है तो मेजनी एक साहित्यकार भी था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था, जोग सेनापति भी था। यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न में दिया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से था। एक संगठन का नाम है कार्बोनरी, तो उसी कार्बोनरी से ही इसका संबंध था। अब तीसरा प्रश्न, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। यानी कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था, जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तो उसके विरोध कौन कर रहा था, तो उसका विरोध, इस दोनों देशों का विरोध एक ही देश था, वो था ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया ही कर रहा था इसका विरोध। अब ऑस्ट्रिया कैसे कर रहा था, इसको हम सब्जेक्टिव प्रश्न में आप लोग को डील करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। अब देखिए, विक्टर इमैनुअल जो था ये इटली का ही शासक था, राजा था। तो इन्होंने ही काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर। अब छठा सवाल, गैरिबल्डी पेशे से क्या था। अब देखिए, गैरिबल्डी के कार्यों की चर्चा कर, ये भी सब्जेक्टिव प्रश्न में आता है, इसको भी डील करेंगे। अभी फिलहाल जानिए, यहाँ पर नाविक लिख चुके हैं, ये नाविक था, ये नाव चलाता था, बाद में किसान भी बना और अपने सारे संपत्ति
राष्ट्र को भी समर्पित कर दिया, दान कर दिया और किसान की भांति जीवन जीने की अग्रसर हो गया। लेकिन यहाँ पर सवाल में क्या है, गैरिबल्डी पेशे से क्या था, तो एक नाविक था। अब है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। अब देखिए एक ऐसे संस्था का नाम है जिसका नाम है जर्मन राइन राज्य का निर्माण। तो इसका निर्माण जो था नेपोलियन बोनापार्ट किया था। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब अगला प्रश्न है, जाल्बेरिन एक संस्था थी। तो देखिए एक संस्था का नाम है जाल्बेरिन। तो जाल्बेरिन जो है वो व्यापारियों के संस्था थे, व्यापारियों की, इसका सटीक आंसर होगा। अब है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। अब देखिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन, जब जर्मनी के एकीकरण हो रहा था उसमें बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण था, वहीं बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था, बिस्मार्क, इसका आंसर होगा बिस्मार्क। अब अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में यहाँ पर लिख चुके हैं, 1871 ईस्वी में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। अब यहाँ पर है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान, यानी यूरोपीय महादेश में एक ऐसा देश है जो साहित्य के मामले में बहुत अग्रसर है, बहुत आगे है, वो देश है यूनान। आप लोग देखेंगे अधिकांशतः कोई भी विषय का जनक है चाहे शास्त्री है वो यूनान के ही दार्शनिक है सभी। तो इसलिए ये है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था, यूनान के लिए। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ है। तो देखिए 1829 ईस्वी में एक संधि हुई जिस संधि का नाम था एड्रियानोपुल की संधि, वो तुर्की के साथ हुई थी, वो तुर्की के साथ हुई थी। अब इतना ही आप लोगों का ये चैप्टर हो गया। पहला चैप्टर में 12 सवाल है और सब्जेक्टिव जब मैं बताऊंगा तो एक्स्ट्रा और भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैं बताते जाऊंगा। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग को सभी को इसका लाभ मिल सके। और इसी के साथ फिर अगले दिन दूसरा चैप्टर लेकर आऊँगा और आप लोग को अच्छे तरीके से मार्गदर्शन दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।